हाँ हाँ, प्रत्युष भी लाइन पे आ गया है। प्रत्युष भी है। बाय। हेलो। 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 मैडम श्वेता भी आ गई। ठीक है, डॉक्टर मैडम तो आ गई ना? हाँ हाँ जी, मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो हाँ हम लोग आ गई मैम, आ गई। शुरुआत करते हैं हम लोग। सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रमेंद्र कुमार सिन्हा, होस्ट की भूमिका में, और ये चित्रांश परिवार की तरफ से निरोग संवाद की पहली कड़ी है। एक्चुअली पैंडेमिक के दौरान ये महसूस की गई थी कि हम लोग कुछ ऐसे जो हमारे समाज के डॉक्टर्स बहुत मौजूद हैं, उनसे सेवाएं ली जाए। और काफ़ी लोग क्योंकि डॉक्टर हमेशा व्यस्त रहते हैं तो ऐसे इंडिविजुअली जुड़ नहीं पाते हैं, तो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के हम अपनी समस्याओं और शंकाओं को थोड़ा समाधान कर सकें। तो इसकी एक जरूरत समझी गई थी, लेकिन किसी कारणवश कभी कोई बीमार पड़ जा रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा था, तो इस कारण से ये मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा था। फिलहाल हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरुआत करने की जब ठानी तो ये मटेरियलाइज आज से शुरू हो चुका है, और आशा करते हैं लोगों को काफी पसंद आएगा। और ये जो रिस्पांस आज मिल रहा है उससे देखकर तो यही लगता है कि इसे अच्छा बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमने पीडियाट्रिशियन जो विशेषज्ञ हैं उनको हमने जोड़ा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी वेव जो है वो बच्चों को ही अफेक्ट करने वाली है। तो हम भी अपनी शंकाओं और समस्याओं को डॉक्टर के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक को म्यूट करके रखें ताकि डिस्टर्बेंस कम हो। और आज जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव, जो कि MBBS DNB पीडियाट्रिशियन है। काफ़ी एक्सपीरियंस है। फिलहाल ये फरीदाबाद QRG हेल्थ सिटी फरीदाबाद में हैं। दूसरे विशेषज्ञ पैनल जो हमारे हैं वो डॉक्टर मोहितेश श्रीवास्तव MBBS DCH DNB हैं। इन्हें भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपने चित्रांश परिवार फरीदाबाद के प्रेसिडेंट अध्यक्ष शशांक शेखर जी से अनुरोध करूंगा कि वो सारे मेहमानों और उपस्थित जनों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को शुरुआत करने की घोषणा करें। शशांक शेखर जी, प्लीज। सभी को प्रणाम। आशा है कि आप लोग दूसरी जो लहर आई और उस सुनामी से बचते बचाते हम सारे परिवार के लोग अपने को जूझते हुए देखे, और उसमें विशेष तौर पे हम लोगों ने जो देखा कि भाई हमारे बीच के डॉक्टर्स ने भी काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट किया है उस बीच में, और हम लोगों ने भी एक दूसरे को पहल करके जहाँ पे भी जैसा भी सपोर्ट कर पाए उसमें करने में लोग लगे रहे। और ऐसा महसूस हुआ कि परिवार की आवश्यकता सही मायने में क्यों होती है और क्यों ये परिवार है। और इसी कड़ी में आज जब बातें चल रही थी तो पिछले 5-6 दिन पहले से ये बातें उभर के आई, और ख़ास करके हमारे अवध श्रीवास्तव जी जो एक दूसरी जिंदगी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उन्हें मिली। काफ़ी उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन गया था, और तमाम जद्दोजहद के बाद वो वापस आए। हमारे राहुल रंजन, हमारे राजीव लाल, हमारे आशीष, मतलब भास्कर जी, या बहुत सारे परिवार, कम से कम 8-9 परिवार तो मैं जान रहा हूँ कि पूरा परिवार जूझा इसे। और कुछ लोगों ने अपने नियर एंड डियर को लूज भी किया है। खैर सभी के लिए हम सबों की तरफ से श्रद्धांजलि भी। और खास करके एक हम लोगों ने विशेष मेंटर जो हमारे इस पूरे परिवार के निर्माण में, उसके बुनियाद में जिनकी फैट थी, उनको हम लोगों ने लूज किया, अर्थात हमारे श्री योगेंद्र प्रसाद जी जो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने काफ़ी मदद की थी हम लोगों को इस काम को आगे बढ़ाने में। और
रूपरेखा देने में और कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अभी तक वो हमेशा जुड़े रहे। खैर, प्रभु ने नहीं चाहा कि हम लोग के बीच वो रहें और उन्होंने बुलाया। मैं जिन लोगों ने इस जद्दोजहद को झेला और जिन लोगों की पहल के कारण, और विशेष तौर से मैं अवध जी का जरूर नाम लूंगा कि, और राहुल, अवध, राजीव, इन लोगों ने तो खैर बहुत ही बुरी तरह से झेला, और हमारे प्रविंदर भाई ने भी बहुत बढ़िया से झेला है उसको। पारिवारिक तौर पे आज हमारे होस्ट के बीच में के रूप में भी हैं। तो मैं यही कहूंगा, इतना ही, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, ये पहल जो परिवार को जोड़ने के लिए एक जानकारी के रूप में हमारे डॉक्टर्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट देते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए, हम लोग आने वाली जो भी चैलेंजेस हैं हमारे, उससे हम कैसे अपने को बचाएंगे, उस पे हम चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर स्मिता और डॉक्टर मोहितेश हम लोगों का ज्ञानवर्धन कराएं और हम लोगों को पूरे पॉजिटिव बनाकर अपने आप को रखने में मदद करें। तो मैं इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाने के लिए रविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर साहब लोग को निमंत्रण दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं कार्यक्रम को बिना समय गंवाए, बिना भूमिका निभाए, डॉक्टर मैडम स्मिता श्रीवास्तव जी मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने प्रेजेंटेशन या जो भी अनुभव ज्ञान हमारे साथ साझा करना चाहें। उनका स्वागत है। मैडम प्लीज। नमस्कार सभी चित्रांश परिवार सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सबसे पहले हेलो, आई होप मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? सिन्हा जी आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दे दी है मैडम ने अपने, तो आप। अच्छा जी, ठीक है। जी, पहले मेरी तरफ से बहुत नमस्कार सभी चित्रांश परिवार सदस्यों को, और बहुत बहुत धन्यवाद अवध जी, शशांक जी, सिन्हा जी, आपने जो ये पहल की है ये बहुत ही अच्छी पहल है। और इस प्रकार से अगर हम अपना ज्ञान साझा कर सकें, हम अपनी बात बता सकें, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये प्लेटफॉर्म मैं यूज करूंगी आज की मीटिंग का शुरुआत करने के लिए, जिसमें हम कोविड-19 के बारे में जानेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें एक छोटा सा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, जिससे थोड़ा सा हमें इन चीजों को मतलब एक रेखा के रूप में, मतलब एक ड्राफ्ट के रूप में हम आगे बढ़ पाएंगे। सिन्हा जी, आई होप ये दिखाई दे रहा है क्या ठीक से स्क्रीन? जी हाँ मैडम, दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा ठीक। तो ये कोविड-19 हम इस वायरस को कहते हैं। कोविड-19 से जूझते जूझते आज हम 2021 में आ गए हैं। 2021 का भी आधा साल बीत चुका है। तो ये कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कि नोवेल कोरोना वायरस से होती है। इसका दूसरा नाम जो साइंटिफिक दिया गया है वो SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इस वायरस का नाम है। तो ये कैसे सबकी शुरुआत हुई? 2019 में WHO को दिसंबर में ये पता चला कि कुछ मीडिया स्टेटमेंट आ रहे हैं वुहान में वायरल निमोनिया के बारे में। और देखिए 31 दिसंबर से 30 जनवरी में, मतलब करीब करीब एक महीने के अंदर 2020 में जनवरी में WHO ने कह दिया कि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, मतलब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म है। और इंडिया में जो पहला लॉकडाउन लगा था वो 24 मार्च 2020 को लगा था। अब एक बार थोड़ा सा आंकड़ों यानी कि इंडिया में इस वायरस का कैसा ट्रेंड रहा है इसकी तरफ हल्की सी एक छोटी सी नजर डालते हैं इस चीज को समझने के लिए। देखिए 14 मार्च 2020 को 20 नए केस थे,
ये हम केवल नए केसेस के बारे में बात करें, न्यू केसेस कैसे बढ़े, बढ़ते 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 16 सितंबर 2020 को पीक आई थी जिसमें 97,894 केसेस है, मतलब करीब करीब 1 लाख हम पहुंचने वाली थी, ये पीक थी। खैर पीक से धीरे धीरे स्लोली कम गया। 25 जनवरी को केवल 9,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 8 फरवरी को भी 9,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये फिर से बढ़ना शुरू हुआ 8 मार्च को 15,000, 28 मार्च, मतलब 20 दिनों के अंदर जो है ये 68,000 हो गया, करीब करीब 4.5 गुना हो गया। फिर 4 अप्रैल को 1 लाख की फिगर क्रॉस कर गया, 14 अप्रैल को 2 लाख, मतलब 10 दिन के अंदर 1 लाख से 2 लाख न्यू केसेस आ रहे हैं। 21 अप्रैल को करीब 3.25 लाख, मतलब 7 दिन के अंदर 1 लाख और नए केसेस आ रहे हैं। और 6 मई को मैक्सिमम 4,14,000 केसेस थे। फिर धीरे धीरे ये कम होना शुरू हुआ, 16 मई को 2,81,000, 1 जून को 1 लाख के करीब, 1.25 लाख, और 16 जून लास्ट मैंने एक रखा है वो 67,000 है। अभी मतलब 60,000 प्लस केसेस अभी भी डेली इंडिया में न्यू केसेस आ रहे हैं। तो ये वायरस कहीं भी खत्म नहीं हुआ है। देखिए ये जो 16 जून का आंकड़ा है 67,000, ये देखिए जब ये 2020 में हम थे, ये अगस्त में करीब ऐसे 50-60 लाख के करीब केसेस चल रहे थे, मतलब उस समय 2020 में इतनी फिगर पे हड़कंप मचा हुआ था। और आज हम 16 जून को, हम ये जून मिड में हम रिलैक्स अभी भी नहीं हो सकते हैं, ये वायरस कहीं भी गया नहीं। मतलब 2020 में इसी आंकड़े पे हड़कंप मच रहा था, जो हम आज रिलैक्स हो रहे हैं कि हाँ ये सेकेंड वेव चली गई है। कम जरूर हुए केसेस, फरीदाबाद और दिल्ली में बहुत कम केसेस आ रहे हैं। अब हम दिल्ली के केसेस जरा देखने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में पैरेलल, मतलब सेम यही आंकड़े जो हमने पूरी इंडिया के देखे, उसी के पैरेलल अगर हम दिल्ली में न्यू केसेस देखें तो पिछली वेव में 16 सितंबर को 4-4.5 केसेस मैक्सिमम गए थे दिल्ली में, लेकिन इस बार इस वेव में 21 अप्रैल को 24,000 केसेस थे और 6 मई को 19,000। मतलब देखिए कहाँ कितना गुना बढ़ गया, पिछली पीक के 6 गुना करीब हमारी इस पीक में केसेस आए हैं। अब कोई भी हेल्थ सिस्टम जो है इस चीज के लिए कभी भी, मतलब इतने केसेस, ये तो न्यू केसेस हैं, जब न्यू केसेस आ रहे हैं तो पुराने केसेस अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, तो वो भी एड ऑन होते जा रहे हैं। तो एक ऐसा समय आ गया, तो आ ही जाता है कि जब सारे बेड भर जाएंगे, तो क्या ये एक सवाल बार बार उठ रहा था कि हमारा सिस्टम तैयार नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। विश्व में कहीं भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एक साथ इतने न्यू केसेस आएंगे या एक्टिव केसेस रहेंगे तो उसको हैंडल कर पाना कहीं भी संभव नहीं है। किसी भी अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे देश में जो है इस प्रकार के अगर आंकड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल है इसको हैंडल कर पाना। ये सारा मतलब टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन करीब करीब 2.98 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इंडिया में हो चुकी है, और 2.98, और हमारी जो आबादी है वो 137 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। और अभी तक जो इंडिया के जो केसेस हैं वो पूरे विश्व के देखे जाएं तो 16.74%, मतलब करीब करीब 17% केसेस जो हैं इंडिया से हैं। इससे ज्यादा परसेंटेज यूएसए और ब्राजील की रही है जिनकी पॉपुलेशन कम है। पर ये सारी केसेस जो हम बात कर रहे हैं, ये जो आंकड़ों की हम बात करें, ये सारे रिपोर्टेड केसेस हैं, मतलब जो केसेस रिपोर्ट हुए, जो जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, जिन्हें सारे लक्षण हैं, जिनमें बीमारी है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। कुछ ऐसे भी हैं केसेस जहाँ पे टेस्ट हो नहीं पा रहा है। तो सरकार अपनी तरफ पूरी तरफ से प्रयास कर रही है कि जो है सारे केसेस रिपोर्ट हो, टेस्टिंग खूब हो, वैक्सीनेशन पे भी बहुत जोर है, ठीक है। लेकिन ये सारे प्रयासों के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए? तो जिस प्रकार से अभी शशांक जी ने बताया कि हमारे चित्रांश परिवार के सदस्यों ने भी कितना कुछ सहन किया है, कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं सेकेंड पैंडेमिक के ड्यूरिंग, सेकेंड वेव के ड्यूरिंग। तो हमारा प्रयास होना चाहिए थर्ड वेव में कि हम इस वायरस को पहली बात तो लाइटली ना लें,
डरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, डरे नहीं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम फॉलो करेंगे तो हर कोई अगर फॉलो करेगा तो ये थर्ड वेव के बारे में जो बातें हो रही हैं, हो सकता है वो लहर इतनी मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट ना करें। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि टेस्टिंग कितनी की जाए, ट्रेसिंग कैसे की जाए, सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए प्रयास हो रहे हैं। तो कैसा रहेगा ये थर्ड वेव? थर्ड वेव के बारे में जो बातें अभी चल रही हैं, अखबार में आ रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि करीब करीब कुछ रिपोर्ट कह रही हैं कि अक्टूबर में आएगा, कुछ कह रही हैं कि बस 6 से 8 हफ्तों, मतलब करीब अगस्त सितंबर में ये आ जाएगी। तो आएगी जरूर, ये निश्चित है। ये एम्स के डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने कह दिया है कि हाँ, ये थर्ड वेव आएगी जरूर। और क्या ये थर्ड वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी? ये एक नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि बच्चों को ये ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, एडल्ट पॉपुलेशन ये नेचुरल पैंडेमिक का ये एक किस्म का फीचर होता है कि जो लोग रह जाते हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करती है। मतलब जैसे फर्स्ट वेव आई थी तो जो लोग एजेड थे, 60 साल से ऊपर थे, जिनको कुछ मॉर्बिडिटीज थी, जैसे कि बहुत हार्ट डिजीज चल रहा है, लिवर डिजीज है, उनको ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। बट सेकेंड में जो है, जो ये लोग, इन लोगों को हो गया, उसके बाद जो है यंग लोगों को इसने अफेक्ट किया है। तो अब बच्चे फर्स्ट वेव में करीब 2% अफेक्ट हुए थे, सेकेंड वेव में करीब 12% बच्चों को अफेक्ट हुआ है। मतलब टोटल केसेस में से 12% बच्चे जो हैं वो केसेस बच्चों में थे। तो अफेक्ट तो जरूर हुआ है, लेकिन हम भगवान का बहुत धन्यवाद कहेंगे कि अभी तक हमारे बच्चों में बहुत माइल्ड केस आए हैं, बहुत माइल्ड डिजीज हुआ है। बहुत ही कम बच्चों को हमें भर्ती करना पड़ा है, ज्यादातर बच्चों को हमने केवल ओपीडी के रूप में दवाइयां देके उन्हें ठीक किया है। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें तैयार होना है आगे के पैंडेमिक के लिए, डरे नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा बात कहूंगी कि इसका ट्रांसमिशन इस इन्फेक्शन का किस प्रकार से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, जब आप डायरेक्ट उसको इनहेल कर लेते हैं इन ड्रॉपलेट्स को, जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है या बात करता है, तो वो वायरस रिलीज होता है। और वायरस जब रिलीज होता है और दूसरा व्यक्ति जो कि ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल कौन है? जिसको पहले हुआ नहीं है, वैक्सीन नहीं लगा है, या जिसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, वो इनको इनहेल कर लेगा तो उसको बीमारी होने के पूरा रिस्क है। या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सरफेस और फॉर्माइट्स व्हिच आर सॉइल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। अब जिस व्यक्ति ने छींका, उसके अगर माने उसके मान लीजिए छींक में जो ड्रॉपलेट्स पैदा हुए, वो उसमें इन्फेक्शन है, वायरस, वो कहीं पे जम गया, जैसे डोर के हैंडल पे जम गया, या उसके हाथ में उसने छींका और वो हाथ से उसने कोई चीज टच की, कोई सरफेस टच किया, तो वो वहां से वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता हाथ है। उड़ा, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, तो ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है डायरेक्ट इनहेलेशन। डायरेक्ट इनहेलेशन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सारा जोर जो है वो मास्क पे है। ठीक है, स्प्रेड्स प्राइमरीली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंगल स्नीज से 10,000 ड्रॉपलेट्स तक रिलीज होती हैं। ये एयरबॉर्न भी वायरस, जब कम्युनिटी स्प्रेड होता है, इसका मतलब आपका वायरस एयरबॉर्न हो गया है, वो सस्पेंड रह रहा है एयर में। और इसलिए मास्क जरूरी है कि कोई व्यक्ति छींक के गया, एयरबॉर्न हो गया वायरस, अब दूसरा व्यक्ति जब वहां से गुजरेगा तो उसको इस संक्रमण का पूरा खतरा है। तो अगर उसने मास्क पहना हुआ है तो वो इस चीज से बच सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कब आपको इन्फेक्शन हुआ वहां से लेके कब आपके सिम्टम्स आने शुरू होंगे, ये यूजुअली 5 से 6 दिन है। हालांकि थ्योरेटिकली 1 to 14 डेज है, लेकिन ज्यादातर 5 से 6 दिन के अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? ज्यादातर में माइल्ड मॉडरेट डिजीज होता है, विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन रिकवर कर जाते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार आना बहुत इंपॉर्टेंट है, थकान लगना, शरीर में दर्द होना, गले में खराश होना, डायरिया। इस बार हमने सेकेंड वेव में डायरिया के केसेस बच्चों में बहुत देखे हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव में हमने बच्चों में ज्यादातर खांसी, जुकाम, माइल्ड डिजीज देखा था। इस बार फीवर टूट नहीं रहा है, डायरिया हो रहा है, ये हमने काफी देखा है। कंजंक्टिवाइटिस, आंखों का लाल हो जाना, सर में दर्द होना,
स्मेल और टेस्ट चले जाना या बॉडी पे लाल लाल दाने होना, ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं। ज्यादातर सेकेंड वेव में हमने देखा है कि एसिम्टोमेटिक उतने नहीं हुए, सिम्टम्स सभी को आए हैं, चाहे माइल्ड हो चाहे सीवियर हो। सीरियस सिम्टम्स हैं कि सांस में दिक्कत होना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, प्रेशर फील होना, या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं कि हेडेक, सीवियर हेडेक होना, चक्कर आना, फिट्स आ जाना, या शरीर में किसी एक पार्ट में जो है लकवा मार जाना। ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं। ये सीवियर सिम्टम्स से कम होते हैं लेकिन होते हैं। देखिए फर्स्ट वेव में हमने देखा कि सीवियर डिजीज केवल जो 60 प्लस में हो रहा था, कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे कि जिनको लंग्स का कोई डिजीज है, किडनी का डिजीज, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, उनमें ज्यादा हो रहा था। पर ये सेकेंड वेव में ये रूल अप्लाई नहीं हुआ है। यंग लोगों को जिनमें कोई भी कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी उन्हें भी हुआ है। बच्चों में ज्यादातर अभी तक हमने माइल्ड डिजीज देखा है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि बच्चों में इफेक्ट कम से कम हो। डायग्नोज करने के सभी को पता है कि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट है। रैपिड एंटीजन का टेस्ट का रिजल्ट आपको 15 मिनट में मिल जाता है। आरटीपीसीआर अक्सर 1 दिन लेता है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट से आरटीपीसीआर ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। अगर कोई सिम्टोमेटिक कोई सिम्टम के साथ आ रहा है मरीज तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट ही होना चाहिए। क्या ट्रीटमेंट है? देखिए अब ग्रेजुअली 2 वेव्स के बाद धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में हमें पता चला है और हमारी नॉलेज थोड़ी बढ़ गई है। अब अगर किसी को भी बुखार आ रहा है, कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, सबसे पहले उसे ना ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। थर्मामीटर से हमेशा टेम्परेचर नापते रहें, पैरासिटामोल लें, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करें। दिन में 3 से 4 बार पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल देखें। हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी, नारियल पानी, कोई भी लिक्विड लेते रहें और रेस्ट करें। आराम करना जरूरी है, डरे नहीं। अपना जो मनोबल है वो हमेशा बनाए रखें, पॉजिटिव रहना जरूरी है। अब कैसे हम अपने परिवार को बचाएं? खुद को बचाएंगे तो परिवार भी बच जाएगा हमारा। बच्चों में कैसे बचाव है? बच्चों में इस प्रकार से बचाव है, बच्चों में अक्सर इन्फेक्शन बाहर से आता है, बड़ों से आता है। क्योंकि जब भी वेव आती है तो बच्चों को तो हम अंदर रख लेते हैं, तो जो बड़े बाहर जाते हैं वही अंदर लेके आ सकते हैं। अगर वो फेस मास्क अच्छे से पहले, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, हाथ की सफाई अच्छे से रखें, खांसने या छींकने के टाइम पे टिश्यू पेपर यूज करें, मतलब नोज और माउथ कवर करें, तो ये आपका इन्फेक्शन एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। ठीक है, ये सारी बातें सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हाथ की सफाई रखनी है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, बार बार फेस को छुए नहीं। फेस कवर देखिए हर तरह के मास्क हैं। N95 मास्क सबसे इफेक्टिव है, सर्जिकल मास्क है आपका, और क्लोथ मास्क है। मास्क को पहनते वक्त एक चीज खासतौर से ध्यान रखें कि मास्क की हैंडलिंग जो है ना, उसके जो साइड वाले लूप्स है ना, उनसे होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सामने का जो सरफेस है जहां आपका वायरस या बैक्टीरिया कुछ चिपका हो सकता है, वो ज्यादा छुए नहीं, और छुए तो हाथ धो लें या सैनिटाइज कर लें। हाँ, होममेड फेस कवर भी अच्छा है, पर WHO कहता है कि 3 लेयर का मास्क और 3 प्लाई हो, ताकि 3 प्लाई मतलब उसमें ये इस प्रकार से हो कि वो नाक और मुंह दोनों को कवर कर ले। लेकिन ये क्लोथ मास्क देखिए, जो मरीज हैं, जो मरीज को केयर दे रहे हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स ये नहीं पहन सकते, उन्हें तो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क ही यूज करना चाहिए। तो डबल अप योर मास्क आजकल कहा जा रहा है कि अपना मास्क डबल कर लें, बहुत ही बढ़िया है। इससे क्या होगा कि एक क्लोथ मास्क पहले, ऊपर से सर्जिकल मास्क पहन लें। और ये कभी भी मास्क शेयर ना करें, ऐसे भी कहीं पे भी फेंक ना दें। जब आप घर आए उनको एक जगह पे कोने में टांग दें। कभी भी मास्क को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, नहीं जो जर्म्स उसमें चिपके हैं वो बाकी जगह पे चिपक सकते हैं। अच्छा, मास्क पहनने का देखिए, मास्क से आप अपने आप को इन्फेक्शन बचा रहे हैं, दूसरे को इन्फेक्शन बचा रहे हैं, और आपने चेहरे पे अगर मास्क पहना है बार बार मुंह और नाक छुएंगे नहीं, ये इसका फायदा है। जितनी देर आपने मास्क पहना हुआ है बार बार मुंह और नाक को हाथ नहीं लगाएंगे, तो आपका खुद का इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है इस प्रकार से भी। हाथ
की सफाई का ध्यान रखें। ये स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स कहते हैं कि इस प्रकार से हाथ धोएं। कहने का मतलब है कि जब आप हाथ धोएं तो हर सरफेस आपके हाथ का साबुन से कवर होना चाहिए और धुलना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, ये सभी लोग जानते हैं कि जहाँ तक हो सके अपना जो दूरी है, मतलब बहुत ज्यादा क्राउडेड जगहों पे ना जाएं। न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट का ध्यान रखें। ऐसी चीजें का, सब्जियां फ्रूट्स जरूर लें। बाकी दालें, अनाज, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब बैलेंस होना चाहिए। हमारे जो स्पाइसेस हम खाते हैं ऑलरेडी उनमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। हल्दी है, जीरा है, दालचीनी है, ये सब हमारे मसालों में आते हैं। सब बहुत अच्छे हैं इम्यूनिटी के लिए। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की कमी ना हो शरीर में, पसीने आते हैं आजकल गर्मियों में, तो पानी खूब पीते रहें, लिक्विड्स खूब पीते रहें। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। 30 मिनट कुछ ना कुछ व्यायाम करें। जब वेव आती है और बाहर निकलने के लिए थोड़ी झिझक है, प्लस जब आप कोई एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं कि भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको मास्क में घुटन होने लगती है, तो मास्क पहनना भी जरूरी है। तो जिस टाइम वेव आती है तो बेहतर रहेगा कि घर के अंदर रहें और घर के अंदर कुछ लाइट एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, रादर देन बाहर जाना। ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल एक्सरसाइज है तो वॉक ही करनी है। घर के अंदर योगा कर लीजिए, व्यायाम, लाइट व्यायाम कर लीजिए। साइको सोशल वेलबींग के लिए देखिए बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी, अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। जितना आप डरेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। फिर आप जो है ना, आपका अंदर से आत्मबल बना रहना हमेशा बहुत जरूरी है। ठीक है, हम मिल नहीं रहे हैं, सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, पर हम इस प्रकार से फोन कॉल, वीडियो कॉल से अपने दोस्तों और रिलेटिव से जुड़े रह सकते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है। कुछ मिथ बस्टर्स हैं कि क्या विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट खाने से कोविड ठीक हो जाता है। देखिए ये संभव नहीं है। कोशिश करें कि देखिए अब बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई हैं एम्स की भी, WHO की भी, कि आप ये मल्टीविटामिन और इनको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल हेल्दी डाइट हम लेते हैं वो भी बहुत अच्छी है। उस प्रकार से हमें सारा जिंक, मल्टीविटामिन सब मिल जाता है। सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड जिंक। एक्सरसाइज के दौरान मास्क पहनने से कई बार घुटन होती है, स्वेटिंग से भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ, ये ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें जब आप एक्सरसाइज के टाइम मास्क नहीं पहन पा रहे हैं। शूज वगैरह से इन्फेक्शन नहीं होता है, पर हाँ एज अ प्रिकॉशन आप, मिट्टी तो घर में आ सकती है, तो शूज और चप्पलें बाहर की बाहर रखें, घर की घर के अंदर रहें। ये एंटीबायोटिक से ठीक होने वाला कोविड नहीं है। कोविड एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। हाँ, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए ये दिया जाता है एंटीबायोटिक, पर बिना डॉक्टर की सलाह के जबरदस्ती एंटीबायोटिक मत खाइए। ऐसा कहते हैं कि मेडिकल मास्क पहन लिया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन होने लग जाएगा, ऑक्सीजन एफिशिएंसी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम डॉक्टर लोग सुबह से लेकर शाम तक 8 से 10 घंटे N95 मास्क लगा के रखते हैं, केवल 10-15 मिनट हटाते हैं चाय कॉफी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। हमें पिछले 1.5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अल्कोहल पीने से कोविड नहीं होगा, ये तो बहुत ही बेकार की बात है। और थर्मल स्कैनर्स जो होते हैं वो केवल टेम्परेचर नापते हैं, कोविड है कि नहीं ये नहीं बता सकते। खाने में काली मिर्च खा लें, ये कर लें, इन सब चीजों से कोरोना का बचाव नहीं हो सकता है। मक्खियों से, मच्छरों से कोरोना नहीं फैलता है। धूप में खड़े रहेंगे और टेम्परेचर बाहर का ज्यादा हो जाएगा तो कोविड खत्म हो जाएगा, ये हमने देख लिया है कि ये तो होता नहीं है। इस वायरस के ऊपर किसी भी टेम्परेचर का कोई असर नहीं। जो ठंडे देशों से लेके गर्म देशों, हर जगह ये सेम टाइप से कहर मचा रहा है, तो टेम्परेचर का इस पे कोई असर नहीं है। ठीक है, ये कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि 10 सेकेंड अगर सांस होल्ड कर सकते हैं इसका मतलब हमें कोविड डिजीज नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्ट्रावायलेट लैंप से आप हाथ या स्किन साफ नहीं कर सकते। हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स आप यूवी रेडिएशन से सैनिटाइज कर सकते हैं। नाक में सलाइन डालने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होता। होम आइसोलेशन, अगर भगवान ना करे लेकिन अगर हो जाए कोरोना तो होम आइसोलेशन के लिए ये गाइडलाइन है कि मास्क पहन के रहें, वेल वेंटिलेटेड रूम में रहें 14 दिन के लिए,
क्या रूम से बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, मास्क पहन के आ सकते हैं। बच्चों ने इस प्रकार की कोई भी चीज देखी नहीं है, पर एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो है बड़ों के कंपैरिजन में चीजों को, एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी अडाप्ट होते हैं। जो बड़े लोगों को कुछ चीजों को अडाप्ट करने में टाइम लगता है, बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, टेलीविजन और कंप्यूटर ही उनके दोस्त हैं। उनके मन में भी कुछ स्केयर होते हैं, डर होते हैं। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हमारा ही जिम्मेदारी है कि हम उनसे बात करें, उनको एक्सरसाइज के लिए जाएं, थोड़ा बहुत मास्क पहन के बच्चे आउटडोर जा सकते हैं। 2 साल से ऊपर बच्चे मास्क पहन सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। कहीं भी जाते हैं आप बच्चे को जरूर मास्क पहनाइए, 2 साल से ऊपर बच्चों को। तो हम कोशिश करते हैं कि जरूर कोशिश करेंगे कि हम सारे मिल के हम ये थर्ड वेव का सामना हिम्मत के साथ करें, डरे नहीं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, बहुत भीड़ भड़का ना करें। जो चीजें हम ऑनलाइन मीटिंग के रूप में कर सकते हैं वो वैसे करें, और मास्क जरूर पहने। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आपने मास्क सही तरीके से पहना हुआ है, मुंह और नाक आपके प्रॉपरली ढके हुए हैं, तो आप कोविड से वाकई में बच सकते हैं। मास्क ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत ही एलेबरेट और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत कम समय में जितना आपने हमें बताया, बहुत अच्छा है। और आशा है हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। और थैंक यू वेरी मच। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डरना नहीं है, और हम भी यही कहते हैं कि डरना नहीं है, अलर्ट जरूर रहना है। और सारे प्रोटोकॉल, हाँ जी। सारे कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो आज गुलेरिया जी ने भी कहा है कि अगर हम कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर नहीं मानेंगे तो थर्ड वेव जल्दी आएगा, और निश्चित ही आएगा। हाँ तो ये हम, और आपने भी यही कहा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे साथ बने रहे मैडम, हो सकता है कोई प्रश्न पूछे। और अब हम अपने दूसरे अतिथि गेस्ट, जो स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर मोहितेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना ज्ञान और अनुभव कुछ साझा करना चाहें। तो प्लीज डॉक्टर मोहितेश, प्लीज। Good evening, all. Am I audible? Yes sir, you are audible. Thank you everyone इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए, और डॉक्टर स्मिता को स्पेशल थैंक्स। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सोचे समझे तरीके से प्रेजेंटेशन बनाया, और बहुत ही पॉइंट्स कवर किए हैं। मैं इसी में कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। जो क्वेश्चंस हमारे पास आमतौर पे अदरवाइज आते हैं पेरेंट्स के, उसमें एक जो मिस्टेक्स हम देखते थे, वो नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे फर्स्ट या सेकंड वेव में जब फैमिली अफेक्टेड होती थी, अगर पेरेंट्स को सिम्टम्स पहले आते हैं तो वो चिंतित होकर और घबरा के बच्चे को अपने से दूर करके ग्रैंड पेरेंट्स के पास या पड़ोसी के पास शिफ्ट कर देते थे, जो प्रॉब्ली सही नहीं है। जब तक वो पेरेंट्स सिम्टोमेटिक हैं या उनको समझ में आता है, तब तक ऑलरेडी फैमिली का हर मेंबर जो उस चार दीवारी के अंदर है, वो ऑलरेडी वेदर सिम्टोमेटिक हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो रिस्क पे होता है। तो इस वजह से वो एक गलत स्ट्रैटेजी है। जब आप बच्चे को सेफ रखने के लिए आप ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेजते हैं, वो गलत है। वो आप अपनी ही फैमिली के अंदर रखिए, और बाय गॉड्स ग्रेस बच्चे जनरली ठीक रहते हैं। अगर कोई इश्यूज हैं तो अपने नजदीक के पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना है। इसी में एक ब्रेस्ट फीडिंग को लेके भी काफी इंक्वायरीज आती थी। तो इस अगर न्यू मदर है और फीड कर रही हैं या अदरवाइज भी, तो फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं वो एक प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, स्पेशली मास्क पहन के बच्चे को फीड करा सकते हैं। मास्क से रिलेटेड मैं एक दो क्वेरीज देखता हूँ कि वो कई बार लोग मास्क कभी भी ठीक से नहीं उनको पता होता कि कैसे पहनना है। तो मैं एक सर्जिकल मास्क को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। जैसे ये सर्जिकल मास्क है हमारे पास, 3 प्लाई मास्क। इसमें जो इसकी जो एक नोज एंड होता है, जो नोज एक थोड़ा हार्ड एंड होता है अपर, और एक लोअर साइड थोड़ा लूज सा होता है। तो जो अपर एंड है उसको आपने पिकअप कर लेना है वो नोज पे फिट करने के लिए, और उसकी एक विंडो आपको दिखेगी 3 प्लाई पे, एक विंडो दिखती है। उसमें 3 लेयर, 3 डायरेक्शंस में 3 लेयर होते हैं, 3 अलग अलग विंडो होती है। जो एक
अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो बेसिकली आपको डाउनवर्ड फेसिंग वाला जो विंडो है वो आप आउटसाइड रखना है, बाहर की तरफ रखना है। तो बहुत सारे लोग कलर से कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट चीजों में इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पहनना कैसे। तो बेसिकली द थ्री विंडो जो है उसका जो डाउनवर्ड फेसिंग शुड बी आउटसाइड, एंड एक नोज एंड होगा जो आपके फेस पे होना चाहिए। और जैसा मैम ने बोला, हमें जो भी मैन्यूवर करने हैं मास्क से वो उसके ईयर एंड से करने हैं, फ्रंट से नहीं करना है। और एक दूसरा, जब भी फर्स्ट वेव आई थी उस समय तो काफी डर था। सेकंड वेव में तमाम फैमिलीज अफेक्टेड हुई और कभी कई हमारे नेबर्स अफेक्टेड हुए, हर घर की फैमिली में अफेक्टेड हुए। तो एक डर सा माहौल होता था कि हम उनके पास जाएं या नहीं जाएं, कुछ सामान देना है, कुछ मदद करनी है। तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनके दरवाजे तक जा सकते हैं। और इवन हम एज ए डॉक्टर हम तो पेशेंट्स के साथ ही रहते होते हैं। तो जो एक्सपोजर है वो मोर देन 15 मिनट्स का इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही प्रिकॉशंस लिए हुए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मास्क और डबल लेयर्ड मास्क आपने पहन रखा है और एक्सपोजर आपका लेस देन 15 मिनट्स है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड, अपने रिलेटिव्स, इनकी आप मदद डोर स्टेप पे कर सकते हैं। अब सवाल ये है थर्ड वेव स्पेसिफिकली जो पहले शुरू के ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया जिसमें ये डिस्कशन शुरू हुआ कि ये थर्ड वेव पीडियाट्रिक्स पॉपुलेशन को ज्यादा अफेक्ट करेगी। मैम ने जो बोला मैं उसको थोड़ा एलिबरेट करूंगा। थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है कि आएगी जरूर, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस है जो ऑब्वियसली एक एपिडेमियोलॉजिकल डाटा के हिसाब से हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि फर्स्ट वेव जो थी वो एल्डरली और हाई रिस्क लोगों को अफेक्ट की, सेकंड थोड़ी यंगर एज को, तो थर्ड जो बेसिकली ऐसा हम मान रहे हैं कि अनवैक्सीनेटेड है या कम एक्सपोज्ड है उनको हिट करेगी। तो ये हाइपोथेसिस है जरूर, लेकिन मैं इसके पीछे एक ये बोलना कि सिर्फ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को स्पेसिफिक अटैक करेगी, ये सॉरी, इसके अलावा जैसा हमने देखा गवर्नमेंट डाटा में करीब ऑलमोस्ट 2 to 3% फर्स्ट वेव में उन्होंने बताया कि लेस देन 18 अफेक्टेड हुए थे, और अभी ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 12%, दैट इज टोटल नंबर ऑफ केस। तो अभी हमें ये नहीं पता कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो लेस देन 18 है वो कितना परसेंट अफेक्ट हुआ, लेकिन वो हमें सबको ही पता है कि ये जो डाटा है ये थोड़ा रियलिटीज के आसपास नहीं है, और इसका आप ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर फैमिली जो इस बार अफेक्टेड हुई है उनके फैमिली मेंबर के साथ बच्चे भी अफेक्टेड हुए हैं। तो एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ऑलरेडी अफेक्टेड हुई है, वेदर सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। तो इस लिहाज से हम राइटली ये गेस करना कि थर्ड वेव सिर्फ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी, प्रॉब्ली दिस इज नॉट, दिस जस्ट अ गेस वर्क प्रॉब्ली। थर्ड है एक MIS-C को रिलेटेड लेके भी काफी क्वेरीज आ रही होती हैं कि एक सीरियस मैनिफेस्टेशन है डिजीज का। MIS-C बेसिकली एक पार्ट ऑफ मेनी डिजीज है जो सीरियसली प्रेजेंट करता है। MIS-C मतलब मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, और स्पेशली C फॉर चिल्ड्रन। तो ऐसा ही एडल्ट्स और न्यूबॉर्न में भी हमें दिखता है। तो कुछ उनके लिए A और एडल्ट्स के लिए A और न्यूबॉर्न के लिए N लगा देते हैं। तो जो बच्चे आमतौर पे अपने टाइम पे मतलब जिस टाइम पे फैमिली अफेक्टेड होती है उस समय तो वो माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक रहे होंगे, लेकिन कई बार 4 to 6 वीक्स में वो अचानक हाई ग्रेड फीवर या लूज मोशन या डायरिया या शॉक में आते हैं। तो ये एक यूनिक सिचुएशन है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए, जो उस दौरान तो बच्चे ठीक हैं, लेकिन अप टू 4 to 6 वीक्स या अप टू 3 मंथ्स भी कोई बच्चा अचानक अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सुस्त हो रहा है, दस्त हो रहे हैं और बच्चे में धब्बे आ रहे हैं, दाने आ रहे हैं, तो उस समय आपको नजदीकी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और अपने पीडियाट्रिशियन से हेल्प लेनी चाहिए। इससे ट्रीटेबल कंडीशन, अगर हम राइट टाइम पे डॉक्टरी हेल्प लेते हैं तो एक सेट प्रोटोकॉल है, सेट गाइडलाइंस है, और हम सारे ही वर्ल्ड ऑलमोस्ट देश के सारे बड़े अस्पताल के जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं सबका इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हुआ है। सो वी हैव सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग हैंडलिंग दिस। तो अगर ऐसी सिचुएशन कुछ आती है जो, तो उसमें हम वी आर रेडी फॉर दिस। पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस हैं कि वो बच्चे फंसी होते हैं, न्यूट्रिशनली उनको बिल्ड करना मुश्किल होता है, लेकिन और मेंटली एंगेज करना मुश्किल है। तो ये टफ टाइम है। ऑब्वियसली स्कूल बंद है और बच्चे जो स्क्रीन है उस पर ज्यादा हैं,
और आजकल न्यूक्लियर फैमिली है तो बच्चे एक 3 ही 4 लोगों के बीच में घूम रहे होते हैं और वो काफी एनर्जेटिक होते हैं, अदरवाइज तो वो बोर हो रहे होते हैं। तो उनको किसी न किसी ऐसे क्रिएटिव चीजों में एंगेज करें जो उसके लाइकिंग का हो। और बीच में जब जिस समय आपकी सोसाइटी में या आपके आसपास पार्क में या अलग एरियाज में जहाँ प्ले एरिया है, उस समय भीड़ कम हो तो आप बच्चे को बीच-बीच में लेके भी जा भी सकते हैं। सो ये बेसिकली मैं कुछ फीडबैक और कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहता था मैम के प्रेजेंटेशन में। सो थैंक यू ऑल। इफ एनी क्वेश्चंस प्रोबब्ली वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। थैंक यू सर, आपका वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसे भी कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज अपना हैंड रेज कर दे। फिलहाल दिव्यांशु सिन्हा जी ने हाथ रेज किया है, तो प्लीज दिव्यांशु सिन्हा अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू चित्रा जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर मोहितेश, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें आपने बताई। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मेरा एक न्यूबॉर्न बेबी है अभी, आई थिंक इज हार्डली मंथ एंड हाफ ओल्ड। तो हम लोगों को उसको कोविड से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी जैसे बहुत सारे रिलेटिव जो हैं वो कहते हैं कि हम मिलने आना चाहते हैं घर पे, या बच्चे को देखना चाहते हैं, तो क्या हम मतलब इस तरह की एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर बच्चे की एज देखें और करंट सिचुएशन देखें? मैम मैं आंसर करता हूँ। जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एक मैम ने भी बोला कि बेसिकली हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, तो बच्चा तो नहीं फॉलो कर पाएगा। सो अगर जो रिलेटिव्स आना चाहते हैं, अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजेशन और वो सब लेकर जो भी अप्रोप्रिएट चीजें हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं, सो दैट कैन बी डन। लेकिन चांसेस ये हैं कि जब भी ऐसी गैदरिंग होती है तो लोग रिलैक्स होकर मास्क हटा चुके होते हैं और फिर उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज जब तक ये चीजें सेटल नहीं है आप अवॉइड करें। अगर काफी प्रेशर है तो आप स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आप ऐसी गैदरिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाह रहा था। एनी सेफ्टी टिप्स दैट द टू ऑफ यू कैन एडवाइज फॉर अस टू फॉलो फॉर आवर बेबी फॉर कोविड? सेम थिंग बेसिकली हमें बच्चे के पर्सपेक्टिव से मतलब बच्चा हम लोग तो कोविड बच्चे को तो अप्रोप्रिएट ऐसा बिहेवियर आप नहीं, उसके लिए तो कोई भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। बच्चा तो अपनी जगह पे ही है। हम उनके अराउंड रिंग एक ऐसी बना सकते हैं कि हम वैक्सीनेटेड हो, हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हो, हम बाहर से अगर कोई आ रहा है तो एक डिस्टेंसिंग फॉलो करे, तो दैट इज सेफ फॉर हिम। तो जैसे हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं वैक्सीनेशन वगैरह करवाने के लिए, अब जैसे उसकी वैक्सीनेशन होती हैं, तो एट दैट टाइम एनीथिंग स्पेसिफिक आप दोनों हमें कुछ एडवाइस करना चाहें? आप प्री अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। और मोस्टली जो मोस्ट हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिक एरिया है वो सेपरेट है और 1 बाय 1 ही हम अलाउ कर रहे होते हैं। और अलग से वहाँ गैदरिंग भी ज्यादा नहीं होती है। और हॉस्पिटल पर से तो बहुत स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहा होता है, तो उस वहां पे तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। बस जो गैदरिंग है आसपास की वो उस तरह से हो कि सब एक दूसरे का ख्याल रखें, तो दिक्कत नहीं आती है। थैंक्स अगेन डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर मोहितेश, थैंक यू अगेन। नितिन आर्य जी ने अपना वेलकम। हैंड रेंज किया था। नितिन, अगर कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी काफी देखा गया है कि थर्ड वेव आएगी और बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो ऐसी कोई स्टडी आई है क्या, या क्या है कि बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी? मैम आप यू वांट टू टेक इट? नहीं डॉक्टर मोहितेश, आप क्वेश्चंस ले लीजिए प्लीज। अच्छा फाइन। हाँ जी सर। ओके ओके मैम। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस है कि जैसा आपने देखा फर्स्ट वेव में एल्डरली और जो सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन थी वो अफेक्ट हुई। सेकंड में थोड़े यंग वाले हुए, तो एक हाइपोथेसिस है कि यंगर पॉपुलेशन अभी उतनी अफेक्टेड नहीं हुई है, अनवैक्सीनेटेड है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। यंगर पॉपुलेशन अगर आप ऐसे ही इमेजिन कर लो कि अगर हम अपनी कंट्री का ही 3 करोड़ के आसपास डाटा बोल रहे हैं, तो 3 करोड़ की फैमिली में अगर आप 2 चिल्ड्रन भी वैसे मान के चलो तो ऑलमोस्ट हर फैमिली अफेक्टेड है। और ये तो डाटा सिर्फ 1/10 ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ही टेस्टेड हैं
और ना ही गवर्नमेंट डाटा में दिखते हैं। तो एक लार्ज चंक ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुकी है, तो स्पेसिफिकली अटैक सिर्फ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को करेगा, ये एक हाइपोथेसिस है। लेकिन थर्ड वेव सिर्फ अगर आती है तो वो लोग जो भी ससेप्टेबल लोग हैं उनको इन्फेक्ट करेगी। हाँ सर, इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है कि जैसे देखा गया फर्स्ट वेव में लोगों को फीवर और कफ की ज्यादा प्रॉब्लम रही, सेकंड वेव में लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रही, फिर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तो थर्ड वेव में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती हैं? ये बहुत डिफरेंट बिहेव नहीं करेगा, जो है वो इसी के आसपास ही रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस इसी के आसपास ही आएंगे। जो मैंने MIS से डिस्कस किया है वो इसी तरफ हिंट करने के लिए ही किया था कि वो एक यूनिक सिचुएशन है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की, जिसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होते हैं। तो एक ये यूनिक सिचुएशन फर्स्ट वेव के बाद भी हमने देखी थी, सेकंड के बाद नंबर थोड़े बढ़े थे, तो थर्ड के आसपास भी होंगे। वायरस म्यूटेट करेगा तो उसका बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव होगा, लेकिन सिम्टोमेटिकली डिफरेंट नहीं होगा। और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस हम 7 to 10 डेज ऑफ इलनेस में देखते थे, इस बार हम डे 3 और डे 5 के बीच में देख रहे थे। तो इट कैन बी शॉर्टर आल्सो और इट कैन बी वेरी एग्रेसिव एज वेल। लेकिन अभी से गेस करना मुश्किल है, प्रॉब्ली सिम्टोमेटिकली डिफरेंट नहीं बिहेव करेगा लेकिन एग्रेसिव होगा। थैंक यू सर। मेरे ख्याल मतलब ये से बहुत सारी वैक्सीन हैं, ये कैसे इफेक्टिव करती हैं ज्यादा? जी सर, ये बहुत सारी जैसे वैक्सीन हैं, इनमें डिफरेंस क्या है एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन में, और ये कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं? जैसे बेसिकली फाइजर हो गई तो वो सब वैक्सीन जी बेसिकली जो भी हम वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ बना रहे होते हैं उसी के स्ट्रक्चर्स को लेके बनाते हैं। तो जो स्पुतनिक है, कोविशील्ड है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका कंपनी बनाती है, जो वर्ल्ड वाइड यूरोप में काफी लगी है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न और एक सिमिलर टेक्नोलॉजी पे बनी है। वो उस एक जो सबने देखा होगा कोविड का एक जो वायरस की फोटो हम बनाते हैं उसमें स्पाइक सा बनाते हैं, बॉल बनाते हैं जिसमें वो नुकीला सा रहता है। तो बेसिकली वो नुकीला जो है वो स्पाइक प्रोटीन है, और उस स्पाइक प्रोटीन को कंपोनेंट को लेके एक दूसरे वायरस जो नॉर्मली इन्फेक्शंस होते हैं उस वायरस से जो थोड़े माइल्ड होते हैं, एडिनो वायरस, उस वायरस को कैरियर बना के उस स्पाइक प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया उसमें, और वो एक वैक्सीन रेडी होती है उस तरह से। तो स्पुतनिक और कोविशील्ड एक तरह की सिमिलर टेक्नोलॉजी पे है। जो कोवैक्सीन है वो बेसिकली उस वायरस जो टोटल है उस टोटल वायरस को इनएक्टिव करके उसको इनोकुलेट करते हैं, तो वो कोवैक्सीन है जो इंडियन टेक्नोलॉजी है। और तमाम और भी वैक्सीन हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे पहले से हमारा एक्सपीरियंस है। तो इसमें ऐसा जो कोई है डॉक्टर साहब जी? जो फाइजर और मॉडर्ना है वो उस वायरस जी। के mRNA कंपोनेंट को लेके बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है अलग अलग, लेकिन सबका एम सेम है कि किसी न किसी फॉर्म में इनएक्टिव या डेड वायरस को हम इनोकुलेट करें और वो एक एंटीबॉडी रिस्पांस दे जो कि नेचुरल इन्फेक्शन के बराबर हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके जी। अब प्रत्युष कुमार सिन्हा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्लीज प्रत्युष सिन्हा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। अपने आप को अनम्यूट कर लें पहले, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं अवध को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम उसने ऑर्गेनाइज करवाया आप लोगों के द्वारा। और पर मेरे दो क्वेश्चन है सर जो मैं अलग अलग पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी इंग्लैंड में जैसे आ रहा रिपोर्ट कि डिस्पाइट 70-80% वैक्सीनेशन उनके यहाँ थर्ड फेज जो है सो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट मतलब एक दिन में 10 से 12 हजार केसेज आ रहे हैं। तो वो मतलब ऑलमोस्ट 70-80% वैक्सीनेशन के बावजूद भी केसेज इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। एक तो इसका रीजन क्या है। दूसरा ये है कि मेरे फादर हैं वो 85 ईयर्स के हैं और उनको ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे उनको सोरायसिस है, हार्ट डिजीज भी है उनको। तो क्या उनको वैक्सीनेशन देना ठीक रहेगा और कौन सा वैक्सीन ज्यादा सुटेबल रहेगा उनके लिए? जो यूके का डाटा है आप 80% जो बोल रहे हैं प्रॉब्ली 80% नहीं है, उसका 40 to 60% के आसपास ही पॉपुलेशन अभी इनोकुलेट हुई है, प्रॉब्ली द लोअर साइड। जो और म्यूटेशन है वो
वो वायरस इसी को बीट कर रहा है कि आप जिस तेजी से वैक्सीन करते हैं उससे ज्यादा तेजी से वो म्यूटेट होता है। तो म्यूटेशन सिर्फ कोविड वायरस में नहीं है, वो तमाम और भी वायरसेस हैं जो हम पहले कई सालों से जानते हैं और ट्रीट करते हैं। तो दे बिहेव इन ए यूनिक वे, स्पेशली इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले जो वायरसेस हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो यही वजह है कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन जब तक ऑलमोस्ट 70-80% तक हम एक इनोकुलेट नहीं कर रहे हैं या नेचुरल इन्फेक्टेड नहीं हो रहा, तो एक हर्ड इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो पाती है और तब तक वो वायरस म्यूटेट हो जाता है। तो और उसमें फिर वो नए इन्फेक्शंस क्रिएट करता है। तो यूके का डाटा प्रोबब्ली 40% ऑफ पॉपुलेशन ही अभी ये वैक्सीनेटेड हुई है, पूरी 80% नहीं हुई है सर। दूसरा फादर के लिहाज से ऑटो इम्यून डिजीज और हार्ट डिजीज दोनों एज सच कॉन्ट्राइंडिकेशन लिस्ट में नहीं है, लेकिन हम जरूर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उन पे प्रिकॉशनरी ध्यान जरूर रखते होते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जब वैक्सीन के लिए जाएं तो आप प्री इन्फॉर्म कर सकते हैं। और मेडिकल जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी है, वो वैक्सीन के बाद करीब हाफ एन आवर आपको वैक्सीन सेंटर पे रहना है। इस ऐसी सिचुएशन में कौन सी वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से बेहतर है, इसकी कोई हेड टू हेड स्टडी नहीं है। अभी जो भी वैक्सीन लग रही है वो इमरजेंसी यूज सर्टिफिकेट के अंडर में लग रही है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं और इस लिहाज से हमारे पास भी टोटल मेडिकल डाटा अवेलेबल नहीं है कि हम इस पे ठीक से कमेंट कर सकें। लेकिन बाय एंड लार्ज द कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी वेरी रेयर एंड प्रोबब्ली इफ दे आर विलिंग और अंकल इज विलिंग तो आप वैक्सीन के लिए जा सकते हैं। जी सर। अब हमारे प्रधान शशांक शेखर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप पूछ लें प्रश्न अपने। नमस्कार, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जितने परिवार में बड़े लोगों को हो चुका है, मतलब कम से कम हमारे चित्रांश परिवार में 13-14 फैमिली ऐसी हैं जिनके यहाँ लगभग सभी को हो गया, 1-2 को छोड़कर उनके यहाँ के बच्चों की मतलब इस थर्ड वेव में क्या संभावना है, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए उन्हें? सेम सर, मैंने बोला जैसे कि शुरुआत में कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चे अफेक्टेड नहीं हुए होंगे उस टाइम पे, और लार्ज ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे तमाम एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। तो जिस फैमिली में कोविड हुआ है और बच्चे टेस्टेड नहीं हैं तो और सिम्प्टोमेटिक भी नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनको नहीं हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली उनको हुआ होगा और बाय गॉड्स ग्रेस वो दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक और वो इजीली निकल गए हैं। लेकिन कोई थर्ड वेव के लिए उन पे स्टैटिकली हम ये बोल सकें कि ऐसे बच्चों पे इफेक्ट ज्यादा आएगा, ये प्रोबब्ली दिस इज नॉट राइट टाइम टू एज सच कमेंट। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बाय गॉड्स ग्रेस बच्चे बाय एंड लार्ज फर्स्ट एंड सेकंड वेव में ठीक रहे हैं तो थर्ड में भी ठीक ही रहेंगे। अब विनायक श्रीवास्तव जी पूछना चाह रहे हैं, प्लीज विनायक श्रीवास्तव जी। विनायक श्रीवास्तव जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लें। हाँ सर, सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को, आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। मेरा एक्चुअली 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो ये है कि जैसे हम वैक्सीन लगवा चुके हैं अपने परिवार में, अगर हम देखें तो हम 5 लोग हैं, 3 बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं। हमें 3 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, 2 छोटे हैं, एक 8 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है। तो ऐसा जैसे कि हमने सुना है और आप लोग भी बता रहे हैं कि जिनको वैक्सीन हो जाता है उनसे इन्फेक्शन नहीं फैलता, क्या कुछ और रीजन है जैसे कि मैंने सुना है? तो ये कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है वो अगर इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो इन्फेक्ट दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करते। दूसरी चीज ये कि जो नेजल स्प्रे मार्केट में आ गई है, तो क्या प्रिकॉशनरी बेस पे हम अपने घर पे खरीद कर रख सकते हैं? क्या आ गई है सर? नेजल स्प्रे हमारे पास आ चुके हैं, मार्केट में आ चुका है, जैसे मैडम ने पीछे बताया। नहीं, सच, ओके सर, ठीक है। ये 2 सवाल है सर आपके। जी सर। बच्चों के लिए जैसा मैम ने भी कमेंट किया और मैंने भी बोला था कि बच्चे चूंकि अब तक वैक्सीनेशन गाइडलाइंस में नहीं आए हैं, तो हम यही कर सकते हैं कि उनके इन एंड अराउंड हम ऐसा रिंग बनाएं कि वो बच्चे प्रोटेक्टेड फील करें। तो हम वैक्सीनेटेड हैं तो अच्छी बात है। और जो आपका दूसरा मेरा क्वेश्चन था सर कि अगर पेरेंट्स सो बेसिकली
डिजीज हो सकती है सर वैक्सीन के बाद भी, और ये जो हम इतने सालों से बाकी वैक्सीन भी लगा रहे हैं, जैसे डीपीटी है, मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, तो इसके बाद भी डिजीज होती है जरूर, लेकिन उसकी सीवियरिटी बहुत कम होती है। तो ये हमने कोविड के में दौरान भी देखा है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बाद 100% एश्योरेंस दिया जा सके कि डिजीज नहीं होगी, लेकिन होगी तो सीवियरिटी कम होगी। और स्प्रेड 1 to 1 ड्यूरिंग वेदर वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड, वो स्प्रेड तो सेम ही करेगा, बस ये है कि वो जो रिसिपिएंट है उसको सीवियरिटी कम रहेगी। तो स्प्रेडेबिलिटी पे तो मतलब स्प्रेडेबिलिटी कैनॉट बी काउंटेड ऑन कि वैक्सीन लग गई है तो आप स्प्रेड नहीं करेंगे। अगर इन्फेक्टेड हुए तो स्प्रेड भी उतना ही करेंगे जितना दूसरे कर रहे हैं, लेकिन सीवियरिटी उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट को कम होगी। और दूसरा जो नेजल स्प्रे वाली बात है, वो प्रॉब्ली दिस इज जस्ट अनदर मिथ। वो नॉट पॉसिबल कि ऐसी कोई दवाई नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाए जिससे कि वो डिजीज वहीं खत्म हो जाए। अभी एज ऑफ नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अभी राहुल रंजन जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। मेरा प्रश्न है सर कि किसी को कोविड होता है या किसी ने वैक्सीन ली है, तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट इज एक्सपेक्टेड कि उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, बट कहीं से भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं रहता है कि उस एंटीबॉडी को चेक करके कोई देखे कि उसका परिणाम क्या निकला या क्या है नहीं है। तो इसमें आपके तरफ से ये जानना चाहूंगा कि कोई एक रूटीन वे में हम ये चेक करें कि हमारे में अभी एंटीबॉडी कितनी है, क्या है, पहली चीज सर। और दूसरी सर ये कि मुझे नवंबर में कोविड हुआ था, तो अप्रैल माह में किसी को प्लेटलेट की जरूरत थी, तो वहां पे ये बोला गया कि 3 महीने के ऊपर हम नहीं लेते हैं, बट स्टिल मैंने बाहर से अपना ये एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो मेरा 1.07 था, जो कि ये कहा जाता है कि रिएक्टिव 1 के ऊपर होना चाहिए, जो उस रिपोर्ट के रेफरेंस के हिसाब से था। तो क्या वो वैल्यू भी मैटर करता है कि मेरे में अगर एंटीबॉडी है, कुछ रिएक्टिव है सब्सटेंस, तो वो हेल्प करेगा, और किसी पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ वैल्यू पे हेल्प करेगा, या रिएक्टिव है दैट इज सफिशिएंट? थैंक यू सर। एंटीबॉडीज के लिहाज से उसमें ना आप अगर टेस्ट में पैरामीटर्स में देखेंगे तो उसमें आईजीजी, आईजीएम टोटल एंटीबॉडी, ये 2 टेस्ट होते हैं। जो एक्चुअली जो कोविड के लिए हमें जानना है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जानना है। तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हार्डली कोई लैब कर रही है, इवन एम्स में भी नहीं होता है, और इवन एनआईवी पुणे में भी बहुत ही सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए ही कर रहे होते हैं। तो जो अदरवाइज आप एंटीबॉडी जो देख रहे होते हैं वो बनी जरूर है, लेकिन वो एक्चुअली इन्फेक्शंस के लिए को हेल्प कितना कर रही है, उस बंदे को कितना हेल्प कर रही है, ये करना मुश्किल है। तो जो टेक्नोलॉजी चाहिए मास के लिए ये जज करने के लिए कि हाँ कितनी एनफ एंटीबॉडी बन गई है, इससे कॉस्टली टेक्नोलॉजी और इट्स नॉट इजीली डन। तो इस लिहाज से कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप हर वो बंदा जिसको वैक्सीन लगी है या जो डिजीज के थ्रू गुजरा है उसको वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए। तो और जो आप प्लेटलेट डोनेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप माइल्ड इन्फेक्टेड रहे होंगे तो प्रॉब्ली आफ्टर और स्टेरॉइड वगैरह आप पे नहीं, स्टेरॉइड या प्लाज्मा आप रिसीव नहीं किए होंगे, तो आप 4 वीक्स ऑनवर्ड आप प्रॉब्ली आप डोनेट कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये नई डिजीज है इसलिए कई बार लोग अलग तरह से गाइडलाइंस फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें कई कंफ्यूजन भी है, और जिसकी वजह से कई बार 3 मंथ्स तक भी बातें चलती हैं। तो 3 मंथ्स जो है वो प्लाज्मा डोनेशन और स्टेरॉइड थेरेपी के बाद है। अगर माइल्ड सिम्टोमेटिक दिक्कत रहे होंगे तो आप 4 वीक्स के बाद डोनेट कर सकते थे। नहीं बस सर वो जो 1.07 की वैल्यू है, इज दैट वो एनी आपकी मतलब नहीं वो आपकी प्रॉब्ली आपकी जो होगी वो या तो टोटल एंटीबॉडी होगी या आईजीजी एंटीबॉडी होगी, क्योंकि वही अवेलेबल है कमर्शियली। तो उसकी एक वैल्यू जरूर जी सर, उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं ड्रॉ कर, उससे इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना मुश्किल है। अच्छा ठीक है सर। अगर बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, अगर 1, 2, 3 टाइप्स है तो उससे इन्फ्लुएंस निकालना मुश्किल है। राइट, थैंक यू। एक हमारे मेरे ख्याल से गौरव सक्सेना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए गौरव सक्सेना जी, क्योंकि टाइम की थोड़ी हमारे पास पाबंदी है, लेकिन आप प्लीज पूछ लें। बिल्कुल नमस्कार सभी लोगों को। और मेरा सवाल एक्चुअली थोड़ा मिलता जुलता है जो शशांक जी ने पूछा था उससे। मेरे घर में भी सबको कोविड हुआ था एक्चुअली, और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को कोविड हुआ था।
और हमने उनका टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन जब हमने एंटीबॉडीज टेस्ट कराई तो उनकी एंटीबॉडीज थी डॉक्टर साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अब जो थर्ड वेव आएगा जैसे, और जो अभी तक हमने देखा है कि हमारे घर से कोविड 3 बार होके निकला, और जिसको भी पहले हुआ था वो जब सेकंड बार कोविड आया घर के अंदर, तो जितने लोगों को पहले हुआ था वो इम्पैक्ट नहीं हुए। उनको अगर इम्पैक्ट हुआ तो एक दिन तबीयत खराब रही और अगले दिन ठीक हो गए। ऐसे ही जब मेरे बच्चों को हुआ था नवंबर में, और जब दोबारा हमारे यहाँ कोविड आया मार्च में, तो बच्चे इम्पैक्ट नहीं हुए एक्चुअली, वो सिर्फ एक दिन बीमार हुए। तो इसका मतलब उनके अंदर एंटीबॉडीज है। तो जब उनके अंदर एंटीबॉडीज है और मे बी अगले वो 3, 4, 6 महीने बाद रहेगी, या कभी भी जब उनको इम्पैक्ट होगा तो हो सकता है वो एंटीबॉडीज दोबारा डेवलप हो। तो ऐसी परिस्थिति में उनके इम्पैक्ट होने के कितने चांसेस हैं और कितना फैटल इम्पैक्ट आ सकता है थर्ड वेव में? मेरा सवाल इससे रिलेटेड है कि अगर दोनों बच्चे, एक 5 साल की है और एक 12 साल का है बेटा, वो दोनों ही बच्चे इम्पैक्ट हुए थे कोविड में, तो क्या सर उनके जो लिए अभी आई एम ऑडिबल? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ, जैसा मैं अभी बता रहा था कि जो एंटीबॉडी एक्चुअली जो चाहिए वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी चाहिए। तो जो कमर्शियली अवेलेबल है वो आईजीजी और टोटल एंटीबॉडी है। तो वो हमारे प्रैक्टिकली हमें किसी चीज में हेल्प जरूर करती है, लेकिन ठीक ठीक से ये बताना मुश्किल है कि वो कितने दिन तक किसी को सेव करेगी। कुछ स्टडीज 89 डेज बताती हैं, कुछ 90 डेज, कुछ अप टू 6 मंथ और 1 ईयर, कुछ लाइफ लॉन्ग भी बता रही हैं। तो चूंकि नई डिजीज है, इसलिए इसमें अभी आने वाले टाइम पे और भी डाटा जब आएंगे तो ठीक ठीक से समझ पाएंगे हम। लेकिन ये जरूर है कि वो हम लोगों ने भी ऐसा देखा था, जो हेल्थ केयर वर्कर्स फर्स्ट वेव में अफेक्टेड हुए थे, सेकंड में उनको दिक्कत नहीं आई है अगर वो दोबारा कोविड हुए हैं। तो ये ऐसा जरूर है, अगर 4 to 6 मंथ के विद इन अगर दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड तो प्रॉब्ली दे रिमेन सेफ। बट एग्जैक्टली अपर टाइम लिमिट क्या है ये अभी कमेंट करना मुश्किल है सर। बट कोई ऐसा टेस्ट है क्या जो हम करा सकते हैं 6 महीने बाद, जिससे ये पता चल जाए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है सर। वो उसकी जरूरत नहीं है। जो आप कराए हैं वही कमर्शियली अवेलेबल है। जो रिसर्च पर्पस के लिए न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, और इसी वजह से प्लाज्मा जो विड्रॉ की गई है वो इसी वजह से किया गया है, क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का टेस्ट अवेलेबल नहीं था और वो ठीक ठीक से कमेंट नहीं कर पा रहे थे कि वो कितना हेल्प कर रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से आप अपने नाम के अनुरूप मोहित कर लिया सभी को। जिस तरह से आप फ्लुएंटली जवाब दे रहे थे पूरे अच्छे तरीके से, तो आप अपने नाम के अनुरूप सभी को मोहित कर लिया आपने। और उम्मीद करते हैं अब सभी को पसंद आया ये प्रोग्राम। और अब चूंकि समय की पाबंदी है, तो हम अपने सक्रिय सदस्य राहुल रंजन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी का धन्यवाद अदा करें। और राहुल जी प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप। हमारे अध्यक्ष आदरणीय शशांक सर, आज के सम्मानित स्पीकर्स डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मोहितेश श्रीवास्तव जी एवं परिवार के उपस्थित सभी सदस्यगण, सबसे पहले मैं डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव जी एवं डॉक्टर मोहितेश श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एवं इस महामारी से बचने हेतु सावधानियों के बारे में हम सबको कई बातें बताई। आशा है हम सब हमारे संबंधित डॉक्टरों द्वारा बताए गए बातों को ध्यान रखते हुए उस पर अमल करेंगे और इस महामारी से खुद को और अपने परिवार को और खासकर बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। मैं श्री अवध जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने निरोग संवाद का प्रस्ताव रखा और आज हम उसकी पहली श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए। मैं श्री शशांक जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे परिवार के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अंत में परिवार के सभी सदस्यों का इस श्रृंखला में सहभागिता एवं करने एवं श्रृंखला को इंटरैक्टिव और सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि निरोग संवाद के आने वाली श्रृंखलाओं में भी हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां लेते रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और लास्ट में अंत में चिल्ड्रन के प्रति जो एंजेला स्वेनबिन ने कहा है, while we try to teach our children about life, our children teach us what life is all about. और इसी वजह से नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि there can be no keener revelations of society's soul
than the way in which it treats its children. इन कोट के साथ अब आज के सभा की समाप्ति, और उम्मीद करते हैं आगे हम और जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।